हेलो एंड वेलकम अगेन। आज के पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि पर्टिकुलरली बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है। क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया तो आप डायरेक्टली इस चैप्टर के क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं, और वो भी बिना कैलकुलेशन या बिना सोचे डायरेक्टली आप आंसर कर जाते हैं, है ना। तो 7 मार्क्स के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। चैप्टर का नाम है हम लोगों का डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कितने मार्क्स के लिए बोर्ड में है भाई? तो ये 7 मार्क्स के लिए बोर्ड में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब ना इसके इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग बात करें, कंप्लीटली थियोरेटिकल क्वेश्चन है और इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, तो आपको थियरी आसानी से समझनी पड़ेगी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, उस चीज़ को आसानी से समझना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं ये कहूँ कि भाई डी एंड एफ ब्लॉक एग्जिस्ट कहाँ करता है, तो अगर आप पीरियोडिक टेबल देखे हैं तो फर्स्ट पीरियड जो हम लोगों का होता है, और फिर सेकेंड पीरियड होता है, फिर थर्ड होता है, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स और फिर सेवन्थ, ऐसे 7 पीरियड होते हैं। जो भी आपके 7 लाइन्स में हम लोग इसको क्लासिफाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, और यहाँ पे अभी हम लोगों को एक 7 के लिए नीचे ही बनाना पड़ेगा। फर्स्ट पीरियड में ना, फर्स्ट ग्रुप में जो आपका ऐसा मैं लाइन बनाया, ये आपका फर्स्ट ग्रुप हो जाता है। इसमें 7 के 7 एलिमेंट्स हैं इंक्लूडिंग हाइड्रोजन। और सेकेंड ग्रुप में जो है आपका एक एलिमेंट्स कम हो जाता है, आपने पीरियोडिक टेबल देखा भी होगा। हम लोगों को बात कर रहा है अगर डी एंड एफ ब्लॉक की, तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो आते हैं वो कहाँ के आते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स के आते हैं। तो इसके लिए ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, एस ब्लॉक हम लोगों के सिलेबस में है नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्यों सोचें। फिर 4D से हम लोगों का स्टार्ट होता है 3D सीरीज, और 7D सीरीज तक हम लोगों का चलता है। तो ओवरऑल 4 सीरीज हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, और फिर ये एट्थ, और फिर यहाँ पे मैं कर दूंगा 9, और फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा 10। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का जो आता है वो क्या आता है? तो वो हम लोगों का आ जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक में 6, जितने भी पी सबसेल में एलिमेंट होते हैं उतने ही ब्लॉक्स बनते हैं। तो 1 2 3, और फिर मैं यहाँ पे 4 5, और हम लोगों को क्या कर देना चाहिए? 6। तो ये एक ब्लॉक लेवल का डायग्राम हो जाता है हम लोगों का, जो एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये आपको एटलीस्ट आना चाहिए कि कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड हैं पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि ये तो क्लास 11th का चैप्टर है। अब जरा सोचिए कि मैं यहाँ पे अगर पॉइंट वाइज लिखूँ, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये ऐसे ही लिख देता हूँ कि एज वी नो क्या हम लोग क्या जानते हैं भाई? तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल कितने में क्लासिफाई हुए हैं? आर क्लासिफाइड इनटू आर क्लासिफाइड इनटू 7 पीरियड एंड 18th ग्रुप, है ना। पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड और 18th ग्रुप में क्लासिफाई हुए हैं। अभी मैं फिगर बनाया भी था, फिर भी आप देख लें, ये फर्स्ट ग्रुप हो जाता है, ये सेकंड हो जाता है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, 9th, 10th, 11th और फिर 12th। और यहाँ पे पी ब्लॉक में आ जाता है 13, 14, 15, 16 और फिर 17, और ये फिर 18, या फिर इसी को हम लोग जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो इसको भाई जो 13 से लेकर हम लोगों का 12 तक चलता है, यही हम लोगों का डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ऐसा क्यों हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। इसको और हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो और हम लोग जानते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ध्यान से देखते जाइए बस। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई पी ब्लॉक को, तो ये पी सीरीज का है, तो पी ब्लॉक की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप जानते हैं कि 7 पीरियड और 18th ग्रुप में जो है एलिमेंट्स क्लासिफाई हो चुका है। यही हम लोगों का पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट है।
और अगर मैं इसमें भी बात करूं पर्टिकुलरली, तो पर्टिकुलरली जो हम लोगों का है डी ब्लॉक एलिमेंट्स started from group third to group what, तो 12 अभी हम लोग किए ही थे, देखिए 12 तक ही आया था इस वजह से, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ ऐसा है और एंड यहाँ पे हो जाता है while in case of period these elements are found in, किस पीरियड में हम लोगों को मिल रहा था, तो देखिए थर्ड पीरियड में हम लोगों को मिल नहीं रहा था, फोर्थ से स्टार्ट हुआ था, तो 4th to 7th पीरियड, ठीक है। मैं यहाँ लिख दूंगा इन 4th to 7th पीरियड। अब यहाँ तक हम लोगों का काम हो जाता है। यही हम लोगों का लोकेशन है किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। यानी कि कंक्लूजन अगर मैं देना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट्स exist in between S and P block and hence their elements are existing in between S and P block by their chemical properties। भाई केमिकल प्रॉपर्टीज ना इनकी क्या होती है, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच होती है। इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि इसको डी ब्लॉक का एलिमेंट्स भी बोल देते हैं और उन्हीं के बीच में ये एग्जिस्ट भी करता है, ठीक है। अच्छा, और हम लोग आगे बढ़ें तो अगर मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट all D block elements of the periodic table are metal, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम लोग और बात करें कि भाई मेटल के अलावा और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है, अब आगे अगर आप बात करेंगे तो इनका क्या है, ड्यू टू दिस रीजन, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ड्यू टू दिस रीजन they are also known as क्या बोलते हैं इसको हम लोग, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम लोग बोलते हैं। चलिए, और अगर हम लोग बात करें, ठीक है, चलिए हम लोगों का अब लोकेशन पीरियोडिक टेबल में समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यही हेडिंग है हम लोगों का, ट्रांजिशन एलिमेंट कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो बहुत ट्रिकी है। सबसे पहले ना हम लोग बात करते हैं 3D सीरीज का या 4D सीरीज का। अच्छा, 3D 4D 5D 6D सीरीज या 4F 5F या लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड किसको बोलेंगे, सबसे पहले तो ये हम लोगों को जान जाना चाहिए।
उसके बाद हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना चाहिए था भाई। तो पहले मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द एलिमेंट, है ना, ताकि स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते रहें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द एलिमेंट whose outermost electron exist in d subcell are known as, क्या बोलेंगे भाई उसको हम लोग, आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट। जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबसेल में रहता है उसी का ही वो एलिमेंट कहलाता है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे मैं लिखूं, नाइट्रोजन 7 होता है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1s2 2s2 और 2p, हम लोगों का क्या हो गया 5 हो गया। यानी कि हम लोगों के लिए जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हुआ 2s और 2p, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन हुआ। और एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये एक्सेप्ट करता है गेट स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा ये 4 हुआ ना, सॉरी ये 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पर 5 तो होता नहीं है, मैं यहाँ पे इसको करेक्ट करूँगा, ये 2 और यहाँ पे फिर हम लोग 3 लिखते हैं तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और एक्सेप्ट करता है जब 2, तो ये 7 हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा दीजिए, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एंड देन ओनली इट गेट स्टेबलाइज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो पी सब सेल में आ रहा है, इस वजह से नाइट्रोजन एक क्या है पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। अगर किसी एलिमेंट का ऐसे ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में आएगा तो उसको आप क्या बोलेंगे डी ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे। ऐसे ही अगर एस ब्लॉक में आएगा तो आप उसको एस ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे। फिलहाल हम लोगों को जरूरत किसकी है, तो हम लोगों को जरूरत है भाई डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की, तो मैं उसका पर्टिकुलर डेफिनेशन लिख दूंगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। मैं यहाँ पे लिखूंगा द एलिमेंट whose outermost electron come into D subcell are called D block element। ठीक है, सिमिलरली the element whose outermost electron come into F subcell are called F block element। जिस एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबसेल में जाता है वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। बस यही सिंपल सा कंसेप्ट था। अब हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं किसका, कि भाई जनरल ट्रेंड क्या होता है इन एलिमेंट्स के बीच में। तो मैं यहाँ पर हेडिंग करूँगा पीरियोडिक ट्रेंड, ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अब इसके लिए मैं पर्टिकुलरली इनविटेशन किसी को दे सकता हूं कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें आता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं यहाँ पे सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल देता हूँ। और क्या आता है, तो हम लोगों का रेडियस आता है। और क्या आता है, तो हम लोगों का आयनाइजेशन एनर्जी आता है। और क्या आता है, तो हम लोगों का नॉर्मली एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आता है, एंथैल्पी ऑफ
एटमाइजेशन, और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो और मेटेलिक कैरेक्टर आ सकता है, कैटेलिटिक एक्टिविटी आ सकती है। ये सब जनरल ट्रेंड है जो डी ब्लॉक में एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलता है। अब इसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जो अभी हम लोग कहे हैं कि बाद में हम लोग करेंगे। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आप बात करेंगे। अब यहाँ पे अगेन आपको क्या करना पड़ेगा ना, पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट समझना पड़ेगा, तभी जाकर आप ज़्यादा अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हैं। देखिए हम लोग बात कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये 21 होता है, ये 22, ये 23, ये 24, 25, 26, 27 एंड 28, और फिर क्या हो जाएगा 29 एंड 30 हो जाएगा। अब ऐसे ही 13 में अगर हम लोग और 6 ऐड कर दें तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, नोबल गैस का। उसके बाद आपको घूम फिर के किधर आना पड़ता है, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो इसी वजह से जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, वो एस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में या जीरो ग्रुप को यूज करके हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सिमिलरली अगर हम लोग बात करें कि भाई हम लोगों के पास कौन सा एलिमेंट है या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका क्या होगा, तो इसके लिए ना सबसे पहले आपको क्या चाहिए, अपबाउ प्रिंसिपल। अपबाउ प्रिंसिपल, अपबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होते हैं, अब मैं ये क्लास 11th की चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, जो n+l रूल होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेंड बनाने की कोशिश करूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 1s2 लिखते हैं हम लोग, फिर 2s2 लिखते हैं, फिर 2p6 लिखते हैं, फिर 3s2 लिखते हैं, फिर 3d यहाँ पे 0 लिखते हैं, फिर 4s2 लिखते हैं। अब इस 3d में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ गया तो फिर उसको उसी के रीजन की वजह से ये क्या कहलाता है भाई, ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है, क्योंकि अभी भी वो वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ठीक है, इसी वजह से। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए हम लोगों के पास क्या है, तो स्कैनेडियम है, तो स्कैनेडियम का हम लोग एटॉमिक नंबर नोट करेंगे, वो क्या है आपका 21। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो वो क्या है आपका 1s2 हो जाएगा, फिर 2s2 हो जाएगा, फिर 2p6 हो जाएगा, फिर 3s2 हो जाएगा, और फिर आपका 3d1 हो जाएगा, फिर 3p6 हो जाएगा, और फिर 4s2 हो जाएगा। तो देखिए आउटर मोस्ट सेल ये था, इनर सेल ये है, और या पेनल्टीमेट सेल ये है, और फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्री पेनल्टीमेट सेल। ठीक है, तो पेनल्टीमेट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से स्टेबिलिटी भी डिसाइड हो जाती है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग जैसे अभी स्कैनेडियम का लिखे, ऐसे ही हम लोग और भी एलिमेंट्स का लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो नोबल गैसेस को कैसे यूज करें सर, आपके दिमाग में आएगा। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ नोबल गैसेस का, तो सबसे पहले हीलियम आता है, और कौन आता है भाई, तो नियॉन और आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन। ये इतना तो हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब एक के बाद तो दूसरा कुछ होगा, तो यार इसका एटॉमिक नंबर 2 हो जाता है। ठीक है, फिर इसका क्या हो जाता है, हम लोगों का 12 हो जाता है, फिर इसका क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इजीली कंपेयर कर सकते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर आगे बात करूँ कि भाई हम लोग अगर नोबल गैसेस को यूज़ करना है तो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, तो देखिए 2 to 4 + 6 यहाँ तक हम लोगों का क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सामने वाला भाई किस तरीके से इसको लेकर चलेगा, तो हम लोग यहाँ पर नोबल गैसेस को भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग बात किए कि नोबल गैसेस में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं यहाँ पर ना सिंपली क्या कर दूंगा, इन सब के बराबर मैं नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन लिख दूंगा, जो कि क्या होगा, हम लोगों का आर्गन होगा। ठीक है, आर्गन 18 होता है। फिर अब क्या बच गया, तो हम लोगों को टोटल 21 लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3d1, और फिर मैं क्या लिखूंगा भाई, तो 4s2, 3 का पूरा ही हम लोग इंक्लूड कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसके बाद जो अगला आइडियोलॉजी आता है
कि भाई क्रोमियम और कॉपर का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें चेंजेस कैसे आते हैं। तो उसके लिए ना अगेन हम लोगों को क्या आना चाहिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन अगर लिखूं, वाई द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन vary with टाइम। ठीक है, ऐसा क्यों वेरिएशन क्यों हो रहा है, इस चीज को हम लोगों को समझना चाहिए। तो इसका रीजन क्या है भाई, रीजन अगर आप बात करेंगे तो ड्यू टू हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड सबसेल स्टेबिलिटी, ये मेन रीजन हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग अगला बात करें क्या, और हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगर हम लोग और बात करें कि हम लोगों को और क्या पढ़ना चाहिए, तो रेडियस के बारे में पढ़ना चाहिए। तो रेडियस के केस में क्या होता है भाई, तो आपको ना इसको बड़ा बेसिक से समझना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर हेडिंग कर रहा हूँ रेडियस, तो रेडियस का मतलब क्या हुआ, तो जब किसी एटम के न्यूक्लियस से आप क्या करते हैं, न्यूक्लियस से पूरा आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस कवर करते हैं, ये वाली जो डिस्टेंस है वही हम लोगों का क्या हो जाता है, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो मैं आप लिख सकता हूं द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट सेल या द डिस्टेंस बिटवीन, हाँ ठीक है, तो है द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट सेल एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड रेडियाई या फिर रेडियस। ठीक है, जितना डिस्टेंस रहेगा इसके और इसके बीच में, वही हम लोगों का क्या होगा, रेडियस होगा। अब अगर हम लोग बात करें कि भाई रेडियस का क्या ट्रेंड बनता होगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, तो अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं तो इनिशियली पहले क्या होता है, साइज डिक्रीज होता जाता है, फिर नियरली कांस्टेंट हो जाता है, और फिर शॉर्ट में या लास्ट में इंक्रीज होता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा इन जनरल on moving what, क्या मूव करने पे भाई, तो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड more what effective nuclear charge causes contraction in atomic radii। बट जैसे ही आप यहां पे देख रहे होंगे, यहां पर नियरली कांस्टेंट हो गया, बट एट द मिड ऑफ द सीरीज क्या होने लगता है, द साइज ऑब्लिक रेडियस बिकम constant due to similar effective nuclear charge and shielding effect। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें तो हम लोगों को और ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर होगा। होता क्या है, अगर आप किसी एटम के बारे में बात कर रहे हो
तो न्यूक्लियस जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो पावर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन अंदर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, इनको रिपेल्स करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, तो ये हम लोगों का शील्डिंग पावर होता है। ठीक है, जब अंदर के सेल के इलेक्ट्रॉन बाहर क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं, तो वो क्या कहलाने लगता है, शील्डिंग पावर। ठीक, तो ये चीज भी हम लोगों को क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि रेडियस जो है हम लोगों का इस तरीके का नॉर्मल केस में बन गया। अगर हम लोग कहें इन केस ऑफ कैटायन एंड एनायन redox titration in acidic medium, ऐसे कंडीशन में हम लोगों को सोचना क्या है कि भाई साइज जो है वो कैसे इक्वल हो गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए थे, ये पूरा रीजन देख लिए थे। इन केस ऑफ कार्बन कार्बन redox titration in acidic medium is required। अब इसको हम लोग आगे लेकर अगर चलें तो हम लोगों को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, हम लोगों का जो न्यूक्लियस होता है ना, वो आउटर मोस्ट सेल को मैंने बोला था कि अट्रैक्ट करता है। यही जो पावर होता है वो हम लोगों का क्या कहलाने लगता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और अगर हम लोग क्या कहें, जो अंदर के सेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जो रिपेल करते हैं, वो हम लोगों का क्या कहने लगा था, तो शील्डिंग इफेक्ट। तो इस चीज को ना हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरी तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, मैं यहां पे लिखूंगा द नेट अट्रैक्शन फोर्स exerted by the nucleus is called Z इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और फिर मैं लिखूंगा द रिपल्सिव फोर्स exerted by the inner cell electron is called, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, तो शील्डिंग इफेक्ट। तो इसी के बेसिस पे हम लोगों का क्या होता है, ये जो रेडियस का ट्रेंड है वो हम लोगों का डिसाइड होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे की बात करें कि और क्या रीजन हम लोगों के साथ चीज़ें चल सकती हैं, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देख लिया, रेडियस देख लिया, आपने आयनाइजेशन के बारे में बात करना है। ठीक है, तो हम लोगों को और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो आयनाइजेशन क्या होता है, जब किसी गैसियस एटम से हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उस टाइम जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पॉइंट में, द एनर्जी required to remove an outermost electron from an gaseous isolated atom is called आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा उसके बारे में अगर आप बात करें तो इन जनरल क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई मेटल है, उसको अगर आप हीट करेंगे तो पहले वो सिंगल पॉजिटिव चार्ज में आएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। लेकिन अगेन अगर इस कैटायन को हम लोग थोड़ा सा और हीट करें, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, दो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा। अब इस हीट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो IE सेकेंड बोलेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा और हीट करूं तो
अभी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकल जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, तो Mn+3। इसमें अगर हम लोग बात करें इस हीट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बात बोलेंगे IE3। ठीक है, तो IE1, IE2 और IE3 हम लोग बोलते किसको हैं, तो हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है ये। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं, द IE1, IE2, IE3 are known as successive ionization enthalpy। ठीक है, और इसमें भी अगर इन जनरल हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, IE3 जो होता है वो ग्रेटर देन होता है IE2 से, और वो ग्रेटर देन होता है किससे, IE1 से। तो ये जनरल ट्रेंड होता है। बाकी की और चीज़ें जो हैं और जो प्रॉपर्टीज है पीरियोडिक ट्रेंड की, उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।